शर्मा निवास में आज जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। आज प्रकाश जी और सविता जी की इकलौती बेटी रीता की शादी थी। रीता की शादी धूमधाम से निपट गई और रीता की विदाई हो गई। रीता की शादी के 6 महीने बाद ही सविता जी के बेटे रोहित की शादी थी, क्योंकि सविता जी को बहुत अच्छा रिश्ता मिला था, तो उन्होंने शादी पहले ही मान ली थी। और आज धूमधाम से शादी हो जाने के बाद शिखा बहू बनकर शर्मा निवास आ गई। सारे रीति रिवाज धीरे धीरे निपट गए और सारे मेहमान भी विदा हो गए। शिखा एक सुंदर, सुशील और सारे गुणों से भरपूर थी। ससुराल में आते ही शिखा ने सबका दिल जीत लिया। शिखा ने सारे घर की जिम्मेदारी खुद पर ले ली। घर से लेकर बाहर तक की जिम्मेदारी, यहाँ तक कि वो सास सविता जी की दवाइयाँ भी खुद ख्याल से खरीद कर रख देती, ताकि सासू माँ को कोई तकलीफ ना हो। सविता जी तो फूले नहीं समाती थी। ऐसी सर्वगुण संपन्न बहू पाकर सविता जी ना कभी किसी से शिखा की बुराई करती। सविता जी शिखा को रीता से भी ज्यादा मान देती, क्योंकि शिखा उस लायक ही थी। यह सब देखकर शिखा बहुत खुश हो जाती। बेटी रीता का रोज फोन आता माँ सविता को, मगर रीता हमेशा अपनी माँ को भड़काती, मगर सविता जी कभी नहीं भड़कती। जब रीता को मौका मिलता वो अपनी भाभी के खिलाफ कभी माँ को, भाई रोहित को उकसाती, मगर उसकी यह चाल हमेशा नाकामयाब हो जाती। ऐसे ही एक दिन रीता माँ से फोन पर बातें कर रही थी। हेलो, कैसी हो माँ? ठीक हूँ बेटा, बस थोड़ा कई दिनों से बदन का दर्द असहनीय बढ़ गया है। तो फिर डॉक्टर को दिखा लो ना। भाभी को फोन दो, मैं बोलती हूँ। जरूर आपसे ही घर का काम करवाती होगी। जैसे ही सविता जी ने पास खड़ी अपनी बहू शिखा को फोन पकड़ाया, बिना कुछ सुने ही रीता बोलने लगी। भाभी, थोड़ा ध्यान माँ का भी रख लिया करो। घूमने फिरने से थोड़ी फुर्सत मिले तो माँ को, डॉक्टर को दिखा लो। बेचारी कुछ कहती नहीं तो क्या, कम से कम आपको तो समझना चाहिए ना। अगर आपसे नहीं दिखाया जाता तो साफ साफ बोल दो, मैं ही दिखा लाऊंगी अपनी माँ को। ननद के ताने सुनकर आंखें छलक आई। शिखा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी घर और परिवार संभालने की। सास सविता जी का भी बहुत सम्मान करती थी। जब से इस घर में आई थी तब से देख रही थी कि सास को बदन दर्द की समस्या है। उनकी दवा भी निरंतर चल रही थी। अब हल्की ठंड आते ही कभी कभी दर्द थोड़ा बढ़ जाता था। सांस की दवाइयाँ वगैरह लाने में भी कभी देर नहीं करती थी, जैसे खुद की ही बीमारी हो। लेकिन फिर भी ननद बार बार उसे नसीहत देती रहती थी। शिखा को बहुत बुरा लगता, मगर कुछ कहती नहीं। तभी आज ननद की इतनी हिम्मत बढ़ गई थी। 1 महीने के लिए रीता मायके आई थी, अपना मन बहलाने, या कहो कि सास बहू के रिश्ते में फूट डालने। एक दिन माँ के हाथों से कंघी लेते हुए रीता कुछ दम्भ भरे स्वर में बोली, लाओ माँ, मैं तुम्हारे बाल बांध देती हूँ। सविता जी कुछ बोली नहीं, चुपचाप कंघी बेटी के हाथों में थमा दी। कुछ देर रीता इंतजार कर रही थी कि माँ कुछ कहे, कम से कम इतना तो कह सकती है। देखो तो, बेटी आखिर बेटी होती है। माँ के हाथों से कंघी ले ली, लेकिन बहू तो कभी कहती भी नहीं। लेकिन सविता जी तो कुछ बोली ही नहीं, ना बेटी की प्रशंसा और ना बहू की बुराई। रीता का सब्र का बांध टूट रहा था। उसके मन में बचकानी सोच हिलोरे ले रही थी। वह सोचने लगी, अभी साल भर पहले जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो पूरे घर के सदस्य की जुबान पर
सिर्फ उसी का नाम रहता था। पापा की चाय से लेकर भाई के लंच तक की जिम्मेदारी उसी की रहती थी। माँ की डायबिटीज की दवा तो वह याद दिलाती थी। खाने में क्या बनना है इस चिंता से तो माँ मुक्त ही रहती थी। जो तेरा जी चाहे बना ले, यही माँ का जवाब रहता था। भाई और पापा भी हर कामों में उससे सलाह जरूर लेते थे। वह शादी करके ससुराल क्या गई और 6 महीने बाद ही उसकी भाई की शादी क्या हो गई कि सारे मायने ही बदल गए। जब वह ससुराल से आ रही थी तो रास्ते भर सोचती आई थी कि सभी उसकी कमी महसूस कर रहे होंगे। वो जितना सबका ख्याल रखती थी, भला बहू थोड़ी ही रखती होगी। पापा अखबार के साथ चाय के लिए बहू की राह ताकते होंगे। माँ को भी अपनी दवा याद रहती भी होगी या नहीं। खैर, जाऊंगी तो माँ भी अपने मन का दर्द बांट कर जी हल्का कर लेगी। आखिर माँ पापा को बेटी और बहू में फर्क तो नजर आ ही गया होगा। पता नहीं कैसे वे लोग एडजस्ट कर रहे होंगे। यह सोचकर उसका मन भारी हो गया था। लेकिन यहाँ आने पर तो नज़ारा कुछ और ही दिखा। ना पापा के चेहरे पर सिकन, ना माँ के लबों पर बहू की शिकायतें, न ही भाई के दिलेर स्वभाव में कोई कमी। सबसे बड़ी बात, न तो किसी ने उसकी कमी महसूस होने की बात कही और न ही भाभी के किसी अवगुणों की चर्चा। मगर उसके साथ ऐसा तो कभी नहीं हुआ। जब भी उसकी नंद मायके आती हैं तो उसकी सास तो उसकी बुराइयां करती थकती ही नहीं। उसे यह सब बहुत नागवार गुजर रहा था। आखिर सारी दुनिया तो यही कहती है, बहू बहू होती है, बेटी बेटी होती है। कंघी करते करते इन्हीं सब बचकानी सोचों के ज्वार मन में उमड़ते घुमड़ते आखिर लबों से बोल फूट ही पड़े। देखो तो माँ, भाभी तो आपको कंघी करते देखकर भी निकल गई, लेकिन मैं आपका बाल बांधने आ गई ना। आखिर बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। सविता जी उसके हाथों से कंघी लेते हुए बड़े ही सशक्त और दृढ़ स्वर में बोल, हाँ तुम सच कह रही हो, बहू बहू होती है। जब मैं बीमार पड़ती हूँ तो माथे पर पट्टी रखने बहू ही आती है। दूध का ग्लास लेकर मेरे सामने मेरी बहू ही खड़ी रहती है। तुम्हारे पापा और भाई की हर ज़रूरतों का ध्यान बहू ही रखती है। बेटी अपने घर से आकर हमारा ख्याल, हमारी सेवा नहीं करती है। अभी तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो तुम मेरे बाल बांधने आ गई, क्योंकि सारा काम मेरी बहू संभाल रही है। इसमें भी तुम्हें तकलीफ है तो लाओ, दो कंघी, मैं अपने बाल स्वयं ही बांध सकती हूँ। माँ का जवाब सुनकर रीता हतप्रभ रह गई। वह सोचने लगी, यह कैसा मायका है, ना बेटी की प्रशंसा ना बहू की बुराई। ऐसे ही थोड़े दिनों बाद ही सविता जी की तबीयत कुछ नासाज थी। रीता को तो मौका ही मिल गया शिकायत का। माँ, मैंने कितनी बार भाभी से कहा है माँ का ध्यान रखा करो, लेकिन इन्हें तो कुछ परवाह है नहीं। मैं आज ही आपको बड़े डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ, भले ही ज़्यादा फीस देनी पड़े। मगर भाभी, आपको माँ के खाने पीने और दवाइयों का ध्यान रखना चाहिए। कितनी लापरवाह हैं आप। और भाई को तो फुर्सत ही नहीं रहती कुछ करने की। आपको क्या पता माँ को बीमार देखकर मेरे दिल पर क्या बीतती है। तभी डोरबेल बजी। तभी रीता झट से दरवाजा खोली। दरवाजा पर खुद के पति को देखकर रीता हक्का बक्का सी हो गई। अरे आप यहाँ? पूछ सकती हूँ क्यों आए हो आप यहाँ? तुम्हारी विदाई करवाने आया हूँ। दीदी चली गई है अपने ससुराल, क्योंकि उनके यहाँ किसी का निधन हो गया है। वैसे दीदी मम्मी को इस हाल पर छोड़कर नहीं जा रही थी, मगर मम्मी पापा ने उन्हें जबरदस्ती भेज दिया है। अब मम्मी इस हालत में कैसे घर संभालेगी? तुमसे मैंने कितनी बार कहा कि मत जाओ मायके, 2 महीने बाद चली जाना, मगर तुमने मेरी नहीं सुनी।
दरअसल रीता की सास का आंखों का ऑपरेशन हुआ था, मगर रीता जानबूझकर मायके आ गई। दामाद बाबू ने उस समय जाने दिया क्योंकि वो तमाशा नहीं चाहते थे और उनकी बहन भी आ गई थी माँ को संभालने। अब रीता की बोलती बंद हो चुकी थी, उसका भांडा फूट चुका था। अभी कुछ दिनों से अपनी भाभी को अच्छी बहू बनने का हिदायत दे रही थी। सविता जी से रहा नहीं गया तो वो बोल पड़ी, रीता, मुझे अफसोस है कि तुम अपने सास के साथ ऐसा बर्ताव करती हो। अरे, तेरी भाभी तो सारा दिन मेरे आगे पीछे घूमती रहती है, लेकिन मुझे ये जानकर बहुत दुख हो रहा है कि तुझे मेरी इतनी चिंता है, लेकिन जिसकी सेवा तुम्हें करनी चाहिए उसे तो तू पूछती भी नहीं। जिस तरह मैं तेरी माँ हूँ वैसे भी तो वो तेरी माँ है। तुम्हें तो अपनी भाभी से सीखना चाहिए कि घर के बुजुर्गों का ख्याल कैसे रखा जाता है। अपनी माँ की बातें सुनकर रीता की गर्दन शर्म से झुक गई। आज उसकी सच्चाई उसके मायके वालों के सामने आ गई थी। उस दिन के बाद से रीता ने भाभी को हिदायत देना बंद कर दिया था और खुद भी अच्छी बहू बनने की कोशिश करने लगी थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें और साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी से।